मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी ने पहली सूची जारी की है। पहली सूची में 195 नाम हैं और इन नामों में अगर देखा जाए तो 34 मंत्रियों को उतारा गया है, साथ ही साथ 28 महिलाओं को उतारा गया है, 47 युवा हैं। किस नजर से आप इस सूची को देखते हैं? ये सूची तो बहुत ही परिपक्व और जांच परख के बनाई हुई सूची है जी। मोर और लेस अनडिस्प्यूटेड रहे और जहां बदलाव की जरूरत थी वहीं बदला गया है। बहुत ज़्यादा जरूरत थी वहां, अदरवाइज नहीं बदला गया। लेकिन अभी जो चूरू का टिकट देवेंद्र झाझड़िया ये पैरा ओलंपियन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको दिया गया है। पहले से इनके नाम की चर्चा थी। ये 3 नाम जो आए हैं, खास तौर पे नागौर में ज्योति मिर्धा जो विधानसभा चुनाव हार गई थी, कांग्रेस से सांसद रही हैं। नाथुराम मिर्धा दिग्गज नागौर की और जाट राजनीति के भारत के, जब 77 में पूरे यूपी उत्तर भारत में एक सीट कांग्रेस को आई तब नाथुराम मिर्धा जीते थे कांग्रेस से। उनकी पोती और सांसद रह चुकी कांग्रेस से, विधानसभा का चुनाव बीजेपी में आके हार गई थी नागौर से। उनको एक बार फिर मौका दिया है पूरे नागौर जिले को रिप्रेजेंट करने का, नागौर संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का। कहीं जो हनुमान बेनीवाल का विकल्प बीजेपी लेकर के चल रही है। हनुमान बेनीवाल पिछली बार उनके साथ अलायंस में थे बीजेपी के साथ और बीजेपी ने सीट उनको दी थी जी। अब हनुमान बेनीवाल चूंकि किसान आंदोलन के समय से बीजेपी से अलग हो गए थे, उनकी कोई संभावना वैसे भी नहीं थी अलायंस होने की। और इसके अलावा हनुमान बेनीवाल केवल एक सीट जीत पाए विधानसभा चुनाव में अपनी खुद की खींच। लेकिन उनकी प्रबल विरोधी ज्योति मिर्धा जब मैदान में उतर गई बीजेपी से, तब हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे? क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्या कांग्रेस उनके साथ लेगी? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है जी कि परंपरागत कांग्रेसी परिवार, नाथुराम मिर्धा के परिवार से कांग्रेस की सांसद रही हुई ज्योति मिर्धा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, हार गई थी हरेंद्र मिर्धा से। अब लोकसभा चुनाव में फिर उतर रही है मैदान में। अब कांग्रेस के अलावा बीजेपी के लिए भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल कांग्रेसी परिवार, हालांकि भानु मिर्धा भी बीजेपी से सांसद रहे, लेकिन बीजेपी कभी भी इस मिर्धा परिवार को आत्मसात नहीं कर पाई। इसलिए चूंकि बीजेपी आत्मसात नहीं कर पाई, तो बीजेपी की जो लोकल रैंक एंड फाइल है, जो आरएसएस के लोग हैं, नागौर में भी आरएसएस के विधायक रहे हुए हैं, वो किस तरह ज्योति मिर्धा को पचाएंगे, ज्योति मिर्धा का प्रचार करेंगे, या सिर्फ कमल के नाम पर सब एक हो जाएंगे। और सीआर चौधरी जो पहले सांसद भी थे और केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका भी कोई खास अच्छा तारतम्य नहीं है ज्योति मिर्धा से, जैसे मेरी जानकारी है। और बाकी लोग भी, अजय किलक हैं और दूसरे लोग हैं। तो कांग्रेस से भाजपा में आकर चुनाव लड़ रही और विधानसभा चुनाव हार चुकी ज्योति मिर्धा के साथ बीजेपी का रैंक एंड फाइल कैसा व्यवहार करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल क्या ज्योति मिर्धा के खिलाफ हाथ मिलाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। दूसरा, कांग्रेस के लिए एक जो मतलब बहुत ही कांग्रेस को चिढ़ाने वाली खबर कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस के मंत्री रहे जी, 20 साल से कांग्रेस से एमएलए सांसद सब रह चुके, उनकी पत्नी जिला प्रमुख है भी कांग्रेस से, वो बीजेपी में चले गए थे विधायकी छोड़ करके, और उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। बांसवाड़ा डूंगरपुर में ट्राइबल सीट है, रिजर्व है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक बार डूंगरपुर का आदमी खड़ा होता है, एक बार बांसवाड़ा का, ऐसा आपस में एडजस्टमेंट कर रखा है दोनों जिले के लोगों ने। बीजेपी शामिल करने का उस समय शायद ये तय हो चुका होगा पहले से ही कि इनको बिल्कुल तय करके ही बीजेपी में शामिल किया। बीजेपी पूरे राजस्थान में 3-4 जिलों में कमजोर स्थिति में थी, मैं बताना चाहता हूं आपको जी। एक तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बीजेपी कमजोर स्थिति में थी जी, एक नागौर में कमजोर स्थिति में थी, 2, तीसरा भरतपुर में कमजोर स्थिति में, चौथा करौली धौलपुर में कमजोर स्थिति में, 4 और 1 5वां गंगानगर में। मेरा मानना यह है कि बीजेपी को विकल्प चुनना पड़ेगा, नया प्रत्याशी उतारना पड़ेगा जी। तो इन 4-5 सीटों की दृष्टि से बीजेपी ने जो एडजस्टमेंट किए, 2 तो जगह से कांग्रेस से आए हुए लोगों को दे दिए टिकट जी, और बाकी चूरू का देवेंद्र झाझड़िया को दिया है, वो ओलंपियन है, ये अलग बात है जी। लेकिन जो पहले से उम्मीदवार थे, सांसद थे, वो भी बेहतर थे, काफ़ी अच्छे थे, उनको हटाया गया है। और ये वहाँ की स्थानीय पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकता है जी। इसके अलावा अर्जुन मेघवाल होंगे वो प्रत्याशी, सब जानते थे, केंद्र में मंत्री, लॉ मिनिस्टर हैं जी, पसंद है वो आला कमान की,
गजेंद्र सिंह शेखावत तो आलाकमान के बिहाफ पर राजस्थान में 5 साल राजनीति चलाते ही रहे हैं। जी पूरा विधानसभा चुनाव को ड्राइव करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। सीपी जोशी जी। सांसद होने के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था, हम उससे बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि वो चित्तौड़ नहीं छोड़ेंगे। बड़ी अफवाह थी कि वो भीलवाड़ा जा सकते हैं, लेकिन वो भीलवाड़ा की जगह उन्होंने चित्तौड़ से लड़ना ही पसंद किया। और जो नायक होता है, जी, सूबेदार होता है, मैदान नहीं छोड़ता। हाँ, सूबेदार मैदान बदलता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है। जी तो सीपी जोशी ने अच्छा कदम उठाया कि उनको वहाँ से टिकट मांग लिया और ले लिया। अभी बहुत सी सीटों पर, 10 सीटों पर आने बाकी हैं। जी मैंने पहले भी मैंने कई बार कहा है, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद एक दूसरे से जुड़ी हुई सीटें हैं। जी इनमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना करके प्रत्याशी तय किए जाएंगे, क्योंकि एक जगह जाट होगा, एक जगह राजपूत होगा, एक जगह बनिया होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया और ब्राह्मण दे दिया। चित्तौड़गढ़ में तो चारों का कॉम्बिनेशन बना दिया जाएगा। जी उधर एसटी सीटें थी, उदयपुर भी एसटी है और वो भी एसटी है, तो इसलिए वो तो रिजर्व सीट थी, वहाँ कुछ नहीं कर सकती बीजेपी। नागौर में जाट दे दिया गया है, जाट ही होना था, स्पष्ट है। जयपुर की दोनों सीटें अभी बाकी, रोक ली गई है। शहर और जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद और ये झालावाड़ तय हो गया है। लेकिन दुष्यंत सिंह वहाँ यहाँ भी चर्चा थी कि वसुंधरा जी को शायद लोकसभा लड़ा देंगे। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को लड़ाया जा रहा है चुनाव। हाँ, 2 पूर्व मुख्यमंत्री बात थी, तो तीसरे की भी बात थी, लेकिन वो दुष्यंत सिंह को वसुंधरा जी का कहना भी खुद का यही था कि मैं अपने बेटे को आगे कर चुकी हूँ, बेटा ही अब फिर जाएगा चुनाव लड़के, और वो खुद लड़ने की इच्छुक नहीं थी लोकसभा चुनाव का। जी ऐसा उन्होंने मुझे बताया भी था। अलवर में भूपेंद्र यादव आए हैं, बाबा बालकनाथ की जगह। बाबा बालकनाथ एमएलए बन गए। बिल्कुल। उनको आज प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया, या महामंत्री कुछ बनाया गया आज पार्टी में। जी उपाध्यक्ष शायद बनाया गया, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। पर मैंने पहले भी ये कहा कि अगर उनको मंत्री नहीं बनाया रहा, जसवंत यादव को मंत्री नहीं बनाया रहा, इसका मतलब अलवर से प्रत्याशी यादव ही आएगा, जी, ताकि यादव वोट डिफ्लेक्ट नहीं करे। तो भूपेंद्र यादव रहने वाले मूलतः हरियाणा के हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई अजमेर में की है, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं वो, और वो वैसे अपने आप को उन्होंने पहले राजस्थान के प्रभारी भी थे जी, कई साल पहले, लेकिन बाद में उन्होंने राजस्थान की राजनीति से अपने को दूर रखा। जी। ऐसी संभावना थी कि या तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ से लड़ेंगे या फिर अलवर से लड़ेंगे, लेकिन वो अलवर वाली बात ज़्यादा सही साबित हुई। अलवर की सीट पे चूंकि कांग्रेस को 4 से ज़्यादा सीटें मिली है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो अलवर की सीट चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन यादव प्रत्याशी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इसमें एक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि यादव बहुत सीट है। जसवंत यादव भी यहाँ से सांसद रहे हैं, बालकनाथ भी यहाँ से सांसद है, वो भी यादव है जी, और कांग्रेस से भी करण सिंह यादव रहे हैं, तो लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह क्या कांग्रेस के प्रत्याशी होकर उतरेंगे मैदान में, ये देखने वाली बात होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस की राजनीति के, वहाँ के राज परिवार के, वो क्या भंवर जितेंद्र सिंह उतरेंगे कांग्रेस तरफ से, इस पर सबकी निगाह रहेगी अलवर को लेकर। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा 10 सीटें जो रोकी गई हैं, जैसा आपने जिक्र किया, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, इन सीटों को लेकर के क्या बीजेपी कोई प्रयोग करना चाहती है इसकी वजह से, या फिर अभी इन सीटों पर डाउट है? जो वर्तमान, जैसे जयपुर ग्रामीण तो हालांकि खाली है सीट, लेकिन अलग जो सीटें हैं, जयपुर शहर की बात करें, रामचरण बोहरा का नाम, उनकी जगह कई वैकल्पिक जो नाम है उन पर चर्चा हो रही है, तो क्या बीजेपी इन पर प्रयोग करना चाहती है? देखिए, बीजेपी में भी ये परंपरा ऐसी बन गई है कि 2 बार 3 बार अगर कोई आदमी रह लेता है, तो अगर जरूरत समझी जाए, जी, बहुत जरूरी नहीं है उसको दोबारा लड़ाना, तीसरी बार लड़ाना, चौथी बार लड़ना, जी, तो नए आदमी को मौका दिया जाए। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बीजेपी ने प्रयोग किया है कि नए से नए आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दो, नए से आदमी को लड़ा दो, क्योंकि एक जनरेशन खत्म हो जाती है, निकल जाती है पूरी जनरेशन। एक आदमी 20 साल तक एमएलए बना रहता है, अजमेर में 20 साल से, वासुदेव देवनानी 20 साल से, अनिता बघेल भी हैं, तो पूरी जनरेशन निकल गई एक, जी, और मौका ही नहीं मिला। तो इसको वो तोड़ना भी चाहते हैं ये लोग कि यार एक बार 10 साल रह लिया, 15 साल या बहेड़िया है भीलवाड़ा में, 10 साल रह लिए एमपी, 3 बार एमएलए रह लिए, अब क्या सारी जिंदगी वही होते रहेंगे क्या? दूसरा, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई आदमी नहीं है क्या, कोई वर्कर नहीं है क्या, बीजेपी का आस्थावान नहीं है क्या, सक्षम नहीं है क्या, ये भी सवाल उठते हैं। तो इसलिए, और जैसे भीलवाड़ा में तो विधानसभा चुनाव 3 बार के चुने हुए एमएलए को जिस तरह हराया बगावत करके बीजेपी के ही लोगों ने, उसके बाद तो और सतर्क हो गई है बीजेपी आलाकमान। तो भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, इन सब में परिवर्तन की गुंजाइश है, परिवर्तन की संभावना तलाशी जा रही है। परिवर्तन करके किससे बेहतर प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी।
जी। और सीकर से जैसा कि हमने सुना है सुमेरानंद सरस्वती को फिर मौका दिया गया है। जी। वो साधु आदमी हैं, आर्य समाज के बड़े भगवाधारी बड़े सन्यासी हैं और जाति से वैसे जाट हैं वो, जी। जो कि सीकर जाट डोमिनेटेड इलाका है, लेकिन वो सेवा कार्य में जिस तरह जुटे रहते हैं, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं था उनको टिकट मिलने पर, क्योंकि आला कमान से भी अच्छे संबंध आला कमान से अच्छे संबंध हैं, बाबा रामदेव से अच्छे संबंध हैं और वो सेवा कार्य में जैसे जुटे रहते हैं और जिस तरह गौशाला चलाते हैं, गायों के लिए काम करते हैं और जो उनका संसदीय लोकसभा क्षेत्र के संसदीय कार्यालय है जी। सीकर में, जी। तो संसद से पिपराली आश्रम। हाँ नहीं वो उसका कलेक्ट्रेट में जो है, जी जी बिल्कुल, वहाँ भी भीड़ लगी रहती है, लोग काम लेके आते हैं, टाइप करता रहता है, चिट्ठियाँ भेजता रहता है। और शायद उनका कोई विकल्प भी कोई नहीं, सुभाष महरिया उम्मीद से थे, पर सुभाष महरिया गोविंद सिंह डोटासरा के सामने चुनाव हार चुके, कांग्रेस से बीजेपी में, पहले बीजेपी से कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस से फिर बीजेपी में आए, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके पहले बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के खिलाफ, और फिर वापस बीजेपी में आके चुनाव लड़ा तो फिर हार गए गोविंद सिंह डोटासरा सामने। वो उम्मीद कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में शायद उनको मौका मिलेगा, उनको मौका नहीं मिला और आला कमान उन पर नजर भी रखेगा, क्योंकि उनके भाई नंद किशोर महरिया भी जेजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं जी, पड़ोस की सीट फतेहपुर शेखावटी से। दोनों भाई की जुगल जोड़ी क्या दिखाती है, इस पर बीजेपी नजर रहेगी जी। और सुभाष महरिया पे खासतौर पर नजर रहेगी कि वो इसके बावजूद कि टिकट नहीं मिला उनको और विधानसभा चुनाव हार गए, क्या कुछ सक्रियता दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। दौसा सीट को लेकर के क्या आपका मानना है? दौसा की सीट है वो भी अभी रोक रखी है, बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। देखिए, जसकौर मीणा का टिकट बदला जाएगा ऐसी आम धारणा है जी राजनीतिक क्षेत्रों में जी। और जसकौर मीणा हालांकि अभी सक्रिय हुई, बांदीकुई के लिए वो मिलने गई गडकरी जी से, बांदीकुई विधायक के साथ, वो भी जसकौर मीणा के साथ लगे हुए हैं। लेकिन ऐसी चूंकि किरोड़ीलाल मीणा की भी सीट रह चुकी वो, और वहीं से उसकी एक सीट से, एक विधानसभा क्षेत्र से, महुआ से उनका भतीजा या भांजा दोनों कह सकते हैं उसको, राजेंद्र मीणा विधायक है, तो किरोड़ीलाल मीणा की राय बहुत महत्व रखती है दौसा सीट को लेकर के जी। और वहाँ से जगमोहन मीणा, किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जो आरएएस अधिकारी रहे, उनको मैदान में उतारने की चर्चा चल रही है। वो सक्रिय भी हैं, वहाँ भी सक्रिय हैं और टोंक सवाईमाधोपुर में भी सक्रिय हैं, लेकिन अभी वो दोनों सीटें रुकी हुई हैं। जगमोहन मीणा के नाम पर विचार होता है नहीं होता है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जगमोहन मीणा की सक्रियता का ये स्तर है कि किरोड़ीलाल मीणा जितने भी चुनाव लड़े उन सब का मैनेजमेंट, चाहे वो आरएएस अधिकारी के रूप में किसी पद पर थे तो भी मैंने खुद देखा है, और जब आरएएस अधिकारी के पद से उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया तो उसके बाद भी सारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो होता है और बूथ का मैनेजमेंट, वो रैली निकल रही है, 25,000 आदमी खाना बनना है, गाड़ियाँ लगनी है, ये वो सब जगमोहन मीणा ही देखते रहे। किरोड़ीलाल जी मीणा तो अपने भाषण देते हैं और प्रदर्शन करते हैं और धरने में बैठते हैं, यही करते हैं, लेकिन मैन बिहाइंड किरोड़ीलाल मीणा इज जगमोहन मीणा जी। उनको जीवन में कुछ नहीं मिला, आरएएस से आईएएस हो जाते अभी, वो भी चली गई, तो अब क्या उनके इस त्याग की और उनकी इस मेहनत की कोई उसका हासिल उनको होता है या नहीं होता है, इस पर सबकी निगाह है जी। इसके अलावा बात करें टोंक सवाई माधोपुर की और राजसमंद की, राजसमंद सीट दिया कुमारी वहां से थी और अब उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। राजसमंद सीट पे भी पैरासूट उम्मीदवार ही बीजेपी उतारती आई, कई बार जो नेता हैं उनको भी एडजस्ट करने की कोशिश हो, जैसा कयास लगाया जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ भी चुनाव लड़ सकते हैं, सतीश पूनिया का नाम भी हो सकता है, तो इनको लेकर के क्या कहेंगे? सतीश पूनिया राजसमंद नहीं जाएंगे जी। सतीश पूनिया या तो अजमेर से चुनाव लड़ेंगे या फिर जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे, और राजेंद्र राठौड़ की जब बात है जहाँ तक, वो राजसमंद से चुनाव लड़ सकते हैं। दिया कुमारी जब जयपुर राजघराने की राजकुमारी जाकर वहाँ से चुनाव लड़के जीत सकती हैं, मेवाड़ की उस ज़मीन से जहाँ हल्दी घाटी है वहाँ से चुनाव जीत के आ सकती हैं, तो इसका मतलब कोई भी जाके जीत के आ सकता है। इसलिए कोई नेता होना चाहिए, नाम होना चाहिए उसका बड़ा, दिया कुमारी की तरह। ऐसे ही राजेंद्र राठौड़ का भी नाम है, राजेंद्र राठौड़ वहाँ सक्रिय भी हुए हैं पिछले दिनों। राजेंद्र राठौड़ हो सकता है राजसमंद चुनाव लड़े, हो सकता है राजेंद्र राठौड़ जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े, जहाँ से राज्यवर्धन सिंह पहले थे। जी। झुंझुनू की सीट है, वहां पर भी अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है, झुंझुनू को लेकर क्या कहेंगे आप? झुंझुनू में अब संतोष अहलावत को फिर मौका दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। उनको भी आज प्रदेश में कोई बनाया गया है पदाधिकारी, आज ही बना है जी। तो संतोष अहलावत का नाम भी है, और भी कई नाम हैं।
नरेंद्र खीचड़ चुनाव हार गए विधानसभा का, इसलिए जी। मुश्किल लगता है कि उनको टिकट दिया जाएगा, मुश्किल लगता है मुझे। जी जैसे जालौर से में भी देवजी भाई का टिकट कट गया, जी लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है, तो वो वहाँ जालौर में जिस तरह जीवाराम चौधरी ने हराया है और जमानत जब्त हुई है देवजी भाई पटेल की, तो ये तो संभावना बिल्कुल भी नहीं थी कि देवजी भाई पटेल को टिकट मिलेगा। एक सांसद रहते आदमी विधायक के चुनाव में जमानत जब्त करा बैठे, जबकि पार्टी की सरकार आ रही हो, बहुमत मिल रहा हो, जी तो वो वाकई एक शर्मिंदगी की बात थी और पार्टी को बड़ा महसूस करना पड़ा कि जीवाराम चौधरी जैसे निर्दलीय जीत सकने वाले व्यक्ति का भी टिकट अनदेखी करके सांसद को उतारा गया और सांसद की ये स्थिति सामने आई कि वो जमानत भी नहीं बचा पाए विधानसभा चुनाव में, इसलिए वहाँ चेंज कर दिया गया है। पाली का पीपी चौधरी का टिकट बराबर जीत रहे हैं जी और वो जाति समीकरण के हिसाब से भी जिस तरह के चौधरी वहाँ पे होने चाहिए वो हैं, और केंद्र में पहले मंत्री भी रह चुके हैं, इस बार मंत्री नहीं थे जी पर वो भी अपने इलाके का ख्याल रखते आए हैं, तो पाली के लिए अभी बदलना कोई ज़रूरत नहीं थी बीजेपी को। जी बीजेपी ने उदयपुर में बन्नालाल रावत को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। ये तो वो क्या एसटी की सीट है, रिजर्व सीट है, जी तो चूंकि उदयपुर शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है और एसटी भी है और सीट एसटी की है, तो वो एक सोबर जेंटल सा ऐसा चेहरा रखना चाहते हैं जो सवर्ण लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो, जी और इसलिए उतारा है उनको। अभी ये बात वहाँ भी देखने की बात होगी कि जो टिकट बटे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर में और उदयपुर में, जी इसकी कनकमल कटारा और हकड़ू मईडा जी एक वहाँ के लीडर हैं, जी उनको विधानसभा में ये कहा गया था कि लोकसभा का टिकट देंगे इसलिए मत लड़ो। उन पर क्या प्रतिक्रिया होती है, नीनामा पर क्या प्रतिक्रिया होती है, सब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस से आकर के आदमी ने टिकट ले लिया जिसे जिंदगी भर बीजेपी को कोसता रहा, वो व्यक्ति अचानक आया और टिकट ले लिया। लेकिन बीजेपी वहाँ वास्तव में कमज़ोर थी, नागौर में वास्तव में कमज़ोर थी, भरतपुर में जहाँ टिकट बदला गया, रामस्वरूप कोहली को दिया गया, वहाँ भी बीजेपी कमज़ोर थी, करौली धौलपुर में भी बीजेपी की स्थिति अभी मजबूत नहीं है। ये 4-5 सीटें ऐसी है। भीलवाड़ा को लेकर क्या आपकी राय है? भीलवाड़ा में तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सांसद हैं बहेड़िया, सुभाष बहेड़िया, वो बुरा मान जाते हैं। मैं हमेशा हर चुनाव में उनके लिए बोलता हूँ कि वो कोई एक काम नहीं गिना सकते जो उन्होंने भीलवाड़ा के लिए किया हो। 3 बार विधायक रह लिए, 2 बार सांसद रह लिए, बस वो स्कूटर पे सैंडल चप्पल में घूमते हैं, बिल्कुल सादे आदमी की तरह बताते हैं मैं तो आम आदमी हूँ, और माही तो कौन सुने यार, माही तो कहीं न चाले, ऐसी बातें करते रहते हैं। जी चूंकि भीलवाड़ा के लोगों ने 3 बार के विधायक को इस बार बगावत करके हराया है, जन क्रांति हुई है भीलवाड़ा की शहर की सीट पर विधानसभा में, जी इसलिए आलाकमान भीलवाड़ा में अब बहुत सोच समझ के टिकट देगा, और मेरा मानना है सुभाष बहेड़िया को तो शायद ही टिकट दिया जाए। बिल्कुल। अजमेर को लेकर के आपकी क्या राय है? अजमेर सीट पर भी काफी रोचक मुकाबला हो सकता है और पार्टी ने अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी नहीं किया। देखिए, एक बार तो ये अफवाह उड़ी थी कि बीजेपी के विकास चौधरी जो कांग्रेस में जाके एमएलए बन गए किशनगढ़ से, उनको वापस बीजेपी टिकट देके और सीट भी खाली करा लेगी, पूनिया वहाँ से सतीश पूनिया आ जाएंगे विधानसभा में। जी विकास चौधरी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है मेरे से। जी उन्हें कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है, इसकी संभावना है। एक वहाँ के जो डेयरी चेयरमैन है वो भी रामचंद्र चौधरी, वो भी सक्षम है कांग्रेस से चुनाव लड़ने में, तो उनके बीच में किसी चौधरी को टिकट मिलेगा कांग्रेस से, ऐसा लगता है, और भाजपा भी किसी चौधरी को ही देगी। जी बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। 195 नाम इसमें शामिल हैं और राजस्थान के 25 में से 15 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं और इसी पर लगातार चर्चा का दौर जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। सर, बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन अब कांग्रेस इंतजार शायद कर रही थी कि बीजेपी की सूची आने के बाद में अपनी सूची जारी करे। कांग्रेस की क्या तैयारी आपको लगती है कि लोकसभा चुनाव 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास जा रही है पिछले 2 चुनाव में, तो कांग्रेस का पूरा प्रयास है, राजस्थान पे पूरा फोकस है और राजस्थान के दिग्गजों की साख भी इस बार दांव पर है कि राजस्थान में कैसे न कैसे सीट निकाली जाए। ऐसे में 15 सीटों पर ऐलान बीजेपी ने कर दिया है, तो क्या मानते हैं आप, किस नजर से आप देखते हैं? क्या कांग्रेस का जो काम है वो आसान हो गया, या फिर और जो बची हुई सीटें हैं 10 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो क्या कांग्रेस की सूची का इंतजार किया जा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं, 10 सीटों पर कांग्रेस की सूची का बीजेपी इंतजार करेगी और वहाँ मंथन चल रहा है जिन नामों पर, उन पर भी उनकी एक्सरसाइज अभी पूरी नहीं हुई ऐसा लगता है जी तो एक्सरसाइज होनी है, कुछ बातचीत होनी है, कुछ सलाह मशवरा होना है। जी कांग्रेस के बारे में क्या है कि
ये दिग्गज आ गए बीजेपी के, ये सब, इन सब का जो कद है वो पद से बढ़ा हुआ है। जी गजेंद्र सिंह शेखावत 5 साल मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री रहे हमारे अर्जुना मेघवाल, जी स्पीकर है लोकसभा के, ये बड़े हो गए, 5 साल में इनका कद बढ़ गया। जी तो अब बड़े कद के बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये। जी अब इनके सामने कांग्रेस जब तक ऐसे ही बड़े कद के प्रत्याशी नहीं उतारेगी अपने मैदान में 25 सीटों पर, जी तब तक लोगों में ये परसेप्शन नहीं बनेगा कि बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में है कांग्रेस। आज लोग मानते नहीं है, 25 से 25 सीटें 2 बार जीत चुकी बीजेपी, तीसरी बार भी हर आदमी ये सवाल पूछता है क्या कोई एक सीट भी जाएगी अलग। तो इसलिए कांग्रेस को इस मिथ को तोड़ना है, इस परसेप्शन को तोड़ना है, तो उसे दिग्गज, कद्दावर, जुझारू प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे, और जिनके लड़ने से लगे कि वास्तव में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो क्या सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं भीलवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे? मैं एकमात्र व्यक्ति ऐसा मैंने देखा जीवन में जिसका किया हुआ कोई काम उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग 10 साल बाद भी याद करते हैं। सीपी जोशी चंबल का पानी लेकर आए, भीलवाड़ा के लोग आज भी याद करते हैं, चंबल का पानी लेकर आए। जी भले वो वहाँ से हट गए, कांग्रेस से एमएलए बने, कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष बने, पर भीलवाड़ा किसी से पूछो, बीजेपी के लोगों से पूछो, हाँ चंबल का पानी लेके आए, ये सब कहते हैं। क्या डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा से फिर उतरेंगे? एक सवाल ये, या वो राजसमंद से उतरेंगे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जी दूसरा, गोविंद डोटासरा कि सीकर में आधी सीटें कांग्रेस जीती है, खुद गोविंद डोटासरा जीते हैं, दाता रामगढ़ सीट कांग्रेस जीती है, फतेहपुर शेखावटी कांग्रेस जीती है, सीकर प्रॉपर सीट कांग्रेस जीती है। तो क्या वहाँ से गोविंद डोटासरा मैदान में उतरेंगे? वो उतरेंगे तो लगेगा वास्तव में लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस मैदान में उतरी है। ऐसे ही सचिन पायलट की बात है, वो अगर अजमेर से लड़ें तो पहले सांसद रह चुके हैं अजमेर से, अजमेर में वो लड़ेंगे तो चुनाव किसी भी बीजेपी के आदमी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और सवाईमाधोपुर टोंक से लड़ेंगे तो भी वो टोंक सवाईमाधोपुर में भी सबसे मजबूत कैंडिडेट राजस्थान में मैं किसी को मानता हूं तो उन्हें मानता हूं। जी और वैभव गहलोत का जरूर मैं सुन रहा हूं कि वो सिरोही जालौर की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी ऐसे चर्चा में ये भी है कि अशोक गहलोत को उतारा जा सकता है जोधपुर से, पर मुझे लगता नहीं कि इस उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार के अशोक गहलोत खुद उतरेंगे, वो बेटे को उतारेंगे, लेकिन जोधपुर से नहीं उतारेंगे, किसी भी हाल में गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने नहीं उतारेंगे। जी तो अभी देखना है पाली से कौन आता है मैदान में, अजमेर से कौन, भीलवाड़ा से कौन। कांग्रेस को तो प्रत्याशी भी ढूंढने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, हौसला अफजाई करनी पड़ेगी चुनाव लड़ने के वाले लोगों की, उनको साधन संपन्न लोग भी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अब चंदा भी उस तरह नहीं मिलेगा। राज्य में नहीं है कांग्रेस, राजस्थान में, केंद्र में तो है ही नहीं। जी तो कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत भारी है, चुनौतीपूर्ण है काफी। चुनौतीपूर्ण है। 2 बार में 25 से 25 सीटें जीती हुई बीजेपी, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और मोदी मोदी है तो मुमकिन है, इन सब नारों के बीच में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद मैदान में उतरना है। तो उसे माहौल बनाना पड़ेगा कि वो टक्कर देने वाली पार्टी है, वो जीतने की कोशिश करने वाली पार्टी है और वो जीत भी सकती है, ये परसेप्शन बनाना पड़ेगा। वरना जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो शायद घर से ही ना निकले कि यार हारना तो तय है, काहे को वोट देने जाओ। तो ये इस परसेप्शन से अलग हटके जनता की अवधारणा को बदलना पड़ेगा, जी वरना आधा चुनाव तो यहीं हार जाएगी कांग्रेस। एक मनोवैज्ञानिक जीत तो आज बीजेपी की इसी में हो गई, 25-15 सीटें उसने Declare सबसे कर पहले ली। अग्रता हासिल कर ली। जी तो क्या विधायकों को दाव पे लगा सकती है कांग्रेस? किसको? विधायकों को दाव पे लगा सकती है कांग्रेस? निश्चित तौर पे हो सकता है कि अजमेर में विकास चौधरी को लड़ा दे चुनाव, जी तो विधायकों को तो लड़ाएगी लड़ाई। कम से कम 5-6 विधायक ऐसे हैं जो पाला देने में सक्षम है, बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है। तो ये नहीं देखेंगे कि विधानसभा में हमारी संख्या कम हो जाएगी, दोबारा जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इसको नहीं देखा जाएगा। वहाँ तो कुछ स्टेक पे है ही नहीं। जी राज्यसभा की सीट है, उसके लिए जब 4 सीटों चुनाव लड़ाए तब एक पे लड़ाएंगे, 2 पे नहीं लड़ाएंगे। और क्या यही होगा भाई, 3 पे तो एक जीतते ही हैं वो, इसके अलावा कुछ भी स्टेक पे नहीं है। तो वो 2, 4, 5 ऐसे लोगों को जो विधानसभा में आ चुके हैं जीतकर, उनको भी मैदान में उतारने में जरा भी नहीं हिचकेगी। अगर उसे लगा कि पाला देने के लिए, चुनौती खड़ी करने के लिए, टक्कर देने के लिए, जनता में परसेप्शन बनाने के लिए हमारे दिग्गज उतरने जरूरी है, हमारे जीते हुए उम्मीदवार विधानसभा के उतरने जरूरी हैं, तो कांग्रेस ऐसा करने में जरा भी नहीं हिचकेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने अपनी राय दी है। 15 टिकट बीजेपी ने बांटे हैं
राजस्थान की 25 में से 15 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। क्या उनके मायने हैं, क्या है समीकरण? बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की अब बारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।